डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के गांव-गांव तक, किसानों तक उन्नत कृषि का अलग जगाया जा रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत, और इस कड़ी में अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जा रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक के IIHR बेंगलुरु में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने किसानों को क्या कुछ खास बातें कही, आइए सबसे पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी MIS के अंतर्गत एक योजना हमने बनाई टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए, कि अगर कर्नाटक के गांव में कोई किसान पोटैटो या ऑनियन पैदा करता है या टोमेटो पैदा करता है और उसके रेट यहाँ कम है और दिल्ली मुंबई में ज्यादा रेट मिलेंगे, तो यहाँ से किसान वहां ले नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी लगता है। तो हमने तय किया है कि राज्य सरकार की किसी संस्था है, भारत सरकार की संस्था के माध्यम से अगर वो दिल्ली और मुंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उठाएगी। हम भंडारण का भी, स्टोरेज का भी अगर कोई खर्चा लगेगा हम करेंगे, ताकि किसान को ठीक दाम मिले। इसी साल योजना बनाई। बड़ी समस्या है किसान को दाम कैसे ठीक मिले। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किस तरह से देश के हर गांव में और किसानों के लिए उन्नत कृषि का मंत्र पहुंचाया जा रहा है, कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। अब किसानों को उनका साथ देना है। तो 12 जून तक आपके पास ये अवसर है। अगर आपके क्षेत्र में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है तो आपको भी जरूर उसका हिस्सा बनना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। बहरहाल इस उद्देश्य के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में भी अहम विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि सभी जो उपयुक्त जानकारी है वो सही समय पर आप तक पहुंच सके, और इसी कड़ी को आज भी हम जारी रखेंगे। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। जिन विषयों पर आज हम हेलो किसान कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमान से, उस पर आइए निगाह डाल लेते हैं। आज बात करेंगे धान की बुआई एवं सावधानियां, और इसके साथ ही मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के अलावा ईमेल का माध्यम भी है, जिसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल ID है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज रहे हैं तो अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश कुमार, आप प्रधान वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर चमनदीप कौर, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जानेंगे डॉक्टर चमनदीप से हम मोटे अनाज के बारे में, उनके खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, लेकिन आइए पहले धान की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो यहाँ धान की बात करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। तो डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर इसकी बुआई की बात करें, रुपाई की बात करें, तो उपयुक्त समय क्या होता है? किसानों को कब तक ये काम पूरा कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और खरीफ का जो मौसम है अब शुरू हुआ है, उसमें तो 85% धान जो हमारे देश में होता है वो खरीफ की फसल से आता है। और देश की जो हमारे खाद्य सुरक्षा है उसमें धान का बहुत योगदान है। और किसानों के सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से इस साल हमारे देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। और ये बात जो है वो खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके सहयोग से भी ये संभव हो सका है। और धान के लिए जहाँ तक बात करें तो जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में किसान भाई और बहन नर्सरी की तैयारी करते हैं, पौध की तैयारी करते हैं, जिससे कि इस महीने के अंत में रोपाई शुरू हो जाए। रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई का पहला पखवाड़ा है। कोशिश करें कि 1 से 5 जुलाई 10 जुलाई के बीच धान की रोपाई करें। बहुत बार किसान भाई क्या करते हैं कि जून के महीने में ही रोपाई कर देते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जून के महीने में बारिश शुरू नहीं होती। इधर उत्तरी भारत में 20 जून के बाद बरसात आती है सामान्य तौर पे, तो उसके बाद ही रोपाई का कार्य किया जाए। अभी समय है कि आप अपनी पौध जो नर्सरी में है उसकी रखवाली अच्छे से करें, देखभाल करें। साथ ही साथ जो किसान भाई सीधी बुआई करना चाहते हैं, बिजाई करना चाहते हैं, 20 जून तक वो धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इससे आपके जल की बचत होती है। बिल्कुल, यानी कि सीधी बिजाई का भी आपके पास विकल्प है, साथ ही नर्सरी लगाकर आप मुख्य खेत में रोपाई भी कर सकते हैं। क्या अंतर है इसमें, और अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसानों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। धान की खेती के लिए अच्छी जलधारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 तक हो, उपयुक्त रहती है। स्वस्थ और रोगमुक्त पौध तैयार करने के लिए उचित जल निकास व उच्च पोषक तत्वों से भरपूर दोमट मिट्टी और सिंचाई के स्रोत के पास पौधशाला का चयन करें। बुआई के 1 महीने पहले नर्सरी की तैयारी की जाती है। नर्सरी क्षेत्र की गर्मियों में अच्छी तरह 3 से 4 बार हल से जुताई करके खेत को खाली छोड़ने से मृदा से जुड़े रोगों में काफी कमी आती है। नर्सरी क्षेत्र को पानी से भरकर पलेवा लगाने के बाद पानी की पतली परत रखते हुए खेत को 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। क्यारियों की उचित देखभाल के लिए 1.5 से 2.0 मीटर चौड़ाई और 8 से 10 मीटर लंबाई रखनी चाहिए। नर्सरी बनाते समय विभिन्न किस्मों की मिलावट से बचाने के लिए 2 किस्मों के बीच नर्सरी क्यारियों का फासला 1.5 से 2 मीटर होना चाहिए। बीजों का चयन सावधानी पूर्वक करें। इसके लिए आधार्य और प्रमाणित बीज ही उपयोग करें, जिसमें पूर्ण जमाव पंक्ति, किस्मों की शुद्धता और स्वस्थ होने की प्रामाणिकता होती है। आमतौर पर मोटे दानों वाली किस्मों के लिए 30 किलो और बासमती के लिए 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर पौध क्षेत्र काफी होता है। जीवाणु नाशक दवाओं के घोल से उपचार करने से बीज द्वारा फैलने वाली फफूंद और जीवाणु जनित रोगों का नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए बुआई के 1 से 2 दिनों बाद पायराजोसल्फ्यूरान 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौध निकालने के पहले छिड़काव करें। इसके लिए शाकनाशी को रेत में मिलाकर उसे नर्सरी क्यारियों पर समान रूप से फैला दें। हल्का पानी क्यारियों में भरा रहने दें, जिससे खरपतवारनाशी एक समान क्यारियों में फैल जाए। दवा का उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। जहाँ तो धान की खेती से जुड़ी ये थी कुछ अहम जानकारियाँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मोटे अनाजों की बात करते हैं। डॉक्टर चमनदीप, आपसे हम समझना चाहेंगे मोटे अनाज, जिन्हें हम पोषक अनाज भी कहते हैं, कदंद मिलेट्स भी कहते हैं, इनका हमारे पोषण में, हमारे खाने में किस तरह का महत्व है, किस तरह का पोषण ये हमें उपलब्ध कराते हैं? वो एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें जो हम काफी टाइम से कंज्यूम करते आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाइजीनिक है, फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, और बहुत से ऐसे न्यूट्रिटिव कंटेंट्स हैं जो कि मिलेट्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। और मिलेट्स में जैसे बाजरा, ज्वार, रागी की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी जो डाइट के अंदर अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल हाई होता है, और इवन जो फूड हैबिट्स पुराने टाइम में थी
जो हमारे बुजुर्गों के पास थी वो कहीं लुप्त होती जा रही थी। इस वजह से इन सब चीजों को रिवाइव किया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स हैं जो श्री अन्न है उनका कंज्यूम कर सके और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सके। इकोनॉमिकली भी ये बहुत बेनिफिट है और न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इम्फेसिस है और बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च की गई है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है कि ये जो मोटे अनाज है जो श्री अन्न भी कहलाते हैं इन्हें हम अपने खाने में शामिल करें। तो इसे कई तरह से खाने में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इनके बहुत तरह के उत्पाद भी अब बाजार में आने लगे हैं। तो इसी विषय पर प्रसंस्करण के बारे में इस विस्तार से जानेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मोटे अनाज को ही श्री अन्न भी कहा जाता है। मोटे अनाज में बाजरा, कंगनी, बार्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, रागी, कुटकी के साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विविध समूह शामिल हैं। ये अनाज पोषक तत्वों का पावर हाउस होते हैं। अपने उच्च प्रोटीन स्तर और संतुलित अमीनो एसिड प्रोफाइल के कारण पोषण की दृष्टि से ये गेहूं और चावल से बेहतर माने जाते हैं। मोटे अनाज में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, प्रोटीन 7 से 12%, वसा 1.5 से 5.5% और पतले रेशे 6 से 11.5% संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज में ग्लूटेन नहीं होता और सीलिएक रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए ये काफी अच्छे रहते हैं। इतने सारे फायदे को देखते हुए बाजार में मोटे अनाज और इनसे बने खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मौजूदा समय में बहुत से स्टार्टअप मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं जिनमें पोषण के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रखा जा रहा है। मोटे अनाज से नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किया जा सकता है जो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। जी हाँ, तो मोटे अनाज से जुड़ी ये थी रिपोर्ट और इसके प्रसंस्करण की संभावनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आइए धान की खेती के बारे में भी यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ हासिल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कार्यक्रम के शुरुआत में भी आपने बताया कि किसानों के पास दो तरह के विकल्प होते हैं, वो सीधी बिजाई भी कर सकते हैं या फिर नर्सरी तैयार करके मुख्य खेत में रोपाई भी कर सकते हैं। समझना चाहेंगे आपसे कि इन दोनों विधियों में क्या अंतर है और किन परिस्थितियों में किसानों को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? जी, सभी किसान भाई समझते हैं कि आजकल पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ श्रमिक भी नहीं मिलते, मजदूर भी नहीं मिलते। और तीसरी बात यह है कि जुताई पे भी हमारा काफ़ी खर्चा होता है। जब हम रोपाई विधि से धान लगाते हैं तो 3 समस्याएं मुख्य हैं। पानी ज़्यादा चाहिए, श्रमिक ज़्यादा चाहिए और खेत की तैयारी में खर्चा ज़्यादा आता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के सीधी बिजाई की संस्तुति की जाती है। जहाँ भी संभव हो वहाँ पे सीधी बिजाई करनी चाहिए, की जा सकती है। और ख़ास करके मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आप मौसम को ध्यान में रख के विधियों को अपनाएं। मान लीजिए आपको पता लग जाए कि भाई इस साल बरसात कम होगी, कम पानी आएगा, या आपके पास पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी है, तो ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। अन्यथा आप रोपाई विधि से भी धान को उगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, इस समय अगर आपको खेत आपका खाली पड़ा है तो उसको गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से अभी भी एक बार गहरी जुताई करके छोड़ दें, उसको धूप लगने दें। दूसरा काम आपको ये करना है कि खेत की मेड़बंदी कर लें। आने वाले समय में बरसात तो आएगी, तो जो बरसात का पानी है वो आपको खेत में इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि बाद में आपको पानी की ज़रूरत आपकी कम हो जाएगी। तीसरा, जब आप रोपाई करेंगे तो नर्सरी भी स्वस्थ चाहिए आपको। पौध अगर हमारी कमज़ोर होगी तो बाद में खेत में जब हम रोपाई करेंगे तो उसमें ब्यात कम आएगा, बढ़भार कम आएगी,
पौध अगर हमारी बीमारी वाली है, कमजोर है, पीली है, तो सारी समस्याएं आती। तो इस तरह से नर्सरी में स्वस्थ पौध कैसे तैयार करना है, ये भी किसानों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर चमनदीप से भी मैं जानना चाहूंगी कि अब जो मोटे अनाज है उसकी विशेषताओं के बारे में आपने हमें बताया, लेकिन इसके प्रसंस्करण की जहाँ तक बात है वो हम समझना चाहेंगे आपसे कि इसकी क्या संभावनाएं हैं आज के बाजार को देखते हुए। देखिए, जो मिलेट से रिलेटेड जो प्रसंस्करण है उसका बहुत अच्छा स्कोप है आज के हिसाब से अगर हम देखें तो। और अगर हम इसका टोटली बिजनेस या एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप से रिलेटेड देखें तो बहुत अच्छा एक सेटअप हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा एक पैसा का लाभ हमें, एक मार्केट बहुत अच्छा मिल सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर अभी इतना बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। अभी भी लगभग सिर्फ आप मानिए तो 25% काम हुआ है, 75% अभी बाकी है काम होना। और ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो रहे हैं, जो बाजरे के लड्डू हम बोले या बाजरे के बिस्किट बोले, बाजरे के शक्करपारे बोले, बाजरे से रिलेटेड मठरियाँ बोले, तो इनके न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी है और ये फाइब्रस फूड भी है। और जो गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, PMFM स्कीम के थ्रू अर्बन एरियाज में तो स्टार्टअप लगा ही रही है, प्लस जो रूरल एरियाज में FPO है या SHGs है उनके लिए भी फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है अगर किसान उद्यमी बनना चाहते हैं और मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं। जी डॉक्टर चमन, दोबारा आपका रुख करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। जी विपिन जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपिन जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो विपिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं। विपिन जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था धान के बारे में, मेरा सवाल था जी कि धान की सीधी बुआई और रोपाई दोनों प्रक्रिया में, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि प्रति हेक्टेयर कितना पैदावार में जी मतलब अगर सीधी बुआई करते हैं और किसान रोपाई भी करते हैं, हमारे यहाँ सीधी बुआई की ड्रिल ही ज्यादा विधान करते हैं, जी तो प्रति हेक्टेयर कितना भाग पड़ता है पैदावार में? ठीक है। सवाल था कि जो सीधी बुआई करते हैं खरपतवार की समस्या काफी आती है, तो इस बार समस्या कम से कम आए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है और बहुत से किसानों के मन में ये सवाल होगा और इस सवाल का हम विस्तार से जवाब लेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान से। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं धान की बुआई रुपाई और सावधानियों के बारे में और साथ ही बातचीत हो रही है मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के विषय पर। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के जरिए सवाल भी भेज सकते हैं और ये सभी डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दर्शक विपिन जी ने पूछा था कि धान की सीधी बुआई और रोपाई में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितना फर्क पड़ जाता है और सीधी बुआई के दौरान कई बार किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा न हो इसके लिए क्या करें? तो डॉक्टर दिनेश क्या होगा आपका जवाब?
जी बिल्कुल, जो पैदावार है सीधी बिजाई वाले धान की, रोपाई वाले धान की, ये बड़ी सब्जेक्टिव होती है। मतलब मिट्टी की दशा पर निर्भर करती है, कौन सी जलवायु है, कौन सी किस्म आपने ली है और किस प्रकार का हमारा प्रबंधन है। अगर हमारे किसान भाई सीधी बिजाई वाले धान का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं तो पैदावार दोनों की बराबर आएगी। ऐसे बहुत सारे तजर्बे हैं जिसमें पाया गया। हाँ, प्रबंधन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सही किस्म लेनी पड़ेगी अपने क्षेत्र विशेष के लिए, सही समय पे बिजाई करनी पड़ेगी। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं 20 जून तक आप बुआई कर दें। आपने खुद एक सवाल किया कि खरपतवारों की समस्या इसमें आती है। अब देखिए, खरपतवारों का जो प्रबंधन है इसमें अगर नहीं किया तो निश्चित तौर पे पैदावार कम आएगी, क्योंकि रोपाई वाले धान में खरपतवारों की समस्या कम आती है, लेकिन सीधी बिजाई वाले धान में ये समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके लिए अभी से आपको जो है रासायनिक विधि से खरपतवारों का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसके लिए आप पेंडिमिथालिन नाम की दवाई आती है, सभी जानते हैं। 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के दिन ही या बुआई से अगले दिन ही 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसमें आप छिड़क दें। खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है और आगे चल के अगर खरपतवार आते हैं तो भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार किसान भाई नहीं समझ पाते, उचित तरीके से जल प्रबंधन। सीधी बिजाई में जल की बचत तो होती है, लेकिन जो जल हमारे पास है उसका सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। पौधा जब वानस्पतिक अवस्था में होता है तब उसमें आप लगातार पानी खड़ा करके ना रखें। जैसे कि परंपरागत विधि वाला धान है हमारा, रोपाई वाला, उसमें पानी खड़ा रखते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इधर आपको खड़ा पानी नहीं रखना है। तीसरे चौथे दिन जब पानी उतर जाए या कम हो जाए तब आपको बारंबारता सिंचाई की बढ़ानी है, लेकिन कम मात्रा में इसमें हमें पानी लगाना चाहिए। लेकिन जब इसमें जन्निक अवस्था आ जाती है तब खेत में हमें 2 से 3 सेंटीमीटर कम से कम पानी रखना चाहिए। इसके बाद जब कटाई का समय आ जाए, पकने का समय आ जाए, तो 15 दिन पहले इसमें सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम सिंचाई प्रबंधन करेंगे, साथ ही साथ बाकी जो खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे, निमेटोड आ जाते हैं उनका प्रबंधन करेंगे, तो हम निश्चित तौर पे सीधी बिजाई से अधिक पैदावार या कम से कम उसके बराबर ले सकते हैं। तो ये सब खास बातें हैं और आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रति रुपए जो हम खर्च करते हैं उसमें आमदनी किस में ज़्यादा मिलती है। तो निश्चित तौर पे सीधी बिजाई वाले में हमें आमदनी प्रति रुपए के हिसाब से ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो विपिन जी, जाना आपने बहुत ही विस्तार से, यहाँ पर आपको जवाब मिला कि जो सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें आपको ये लागत के हिसाब से मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अब डॉक्टर चमनदेव, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप बता भी रही थी कि सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2023 में, यानी कि अभी से 2 साल पहले, हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया, तो एक पूरा इकोसिस्टम भी तैयार हो चुका है जो एक बहुत ही अनुकूल वातावरण बनाता है मिलेट्स को लेकर। तो ऐसे में इसके प्रसंस्करण से अगर जुड़ना चाहते हैं, इसके स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह से किसी किसान को शुरुआत करनी चाहिए? इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अवेलेबल है, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जी। तो वहां से बाजरा से रिलेटेड ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली जाए। उसके बाद में जो PMFME स्कीम है वो काफी अच्छी स्कीम है इन सब चीजों से रिलेटेड। उसमें आप उसमें 35% का लोन दिया जाता है 10 लाख तक। तो वो अप्लाई करने के बाद में फिर जो किसान है, इसके अंदर 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर अर्बन अगर यूथ करना चाहता है तो उसके लिए तो वही 35% पर है, पर अगर रूरल एरियाज में विमेन्स हैं या किसान FPO के थ्रू और विमेन्स SHGs के थ्रू करना चाहते हैं तो उनको फिर पर मेंबर को लगभग 40,000 इसमें रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो बाजरा या कोई भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड अपना काम कर सके। तो इसमें बाजरा या मिलेट से रिलेटेड भी वो अपना एक स्टार्टअप सेट कर सकते हैं, जिसमें फिर वो फर्दर बेकरीज हैं, इनकी तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। और सच बात ये है कि जितना हम बड़ी सिटीज की ओर जाते जाएंगे उतना हमें ज्यादा प्रॉफिट होने का है, मार्जिन भी है अच्छा। तो मार्केट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपसे इसके बाद, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। यहाँ पर पुरुषोत्तम कुमार जी डोडा जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। पुरुषोत्तम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो
पुरुषोत्तम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो पुरुषोत्तम, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पुरुषोत्तम जी, रुकावट आएगी बातचीत में। मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील बदरवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बताइए। ये है कि जब धान की बुआई की जाती है तो कितने दिनों बाद इसमें खाद डाली जाती है? जी, आइए। ये आप नर्सरी की बात कर रहे हैं या सीधे खेत में जो बुआई कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? जी, चलिए मैं दोनों की बता देता हूँ, क्योंकि अभी नर्सरी का समय चल रहा है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि 10वें हिस्से में नर्सरी तैयार की जाती है। मतलब किसी किसान भाई को 10 बीघा धान लगाना है, रोपाई करनी है, तो 1 बीघा में मोटे तौर पे उसे पौध तैयार करनी पड़ी। यानी हेक्टर का अगर हिसाब लें तो लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, और वो हमारे 1 हेक्टर की रोपाई कर देगी। तो इस 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमें 700 से 800 किलो गोबर की खाद, ध्यान से सुने, और 8 से 12 किलो यूरिया, 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 7 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक, ये सारे उर्वरक जब हम पडलिंग करते हैं, जब नर्सरी को गीली क्यारी विधि से जब हम तैयार करते हैं, उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और सामान्य तौर पे 20-25 दिन बाद हमारी पौध रोपाई के योग्य हो जाती है, तो फिर हमें बीच में इसमें खाद वगैरह नहीं डालना पड़ता। तो उर्वरक का प्रबंधन इसमें तो ये है। और अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं, मान लीजिए सीधी, तो उसमें जो फास्फोरस पोटाश की संस्तुत मात्रा है और नाइट्रोजन की मात्रा है, आधी नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस पोटाश जिंक की संपूर्ण मात्रा आप बुआई के समय खेत में डाल दें। आजकल फर्टिसीड ड्रिल आ रही हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ, जिंक को आप अलग से बखेर दें खेत में। इसके अलावा जो दूसरे उर्वरक हैं उनको मिला के आप अपने खेत में डाल सकते हैं। और इसमें होता यह है कि 1 खूड़ में आपके उर्वरक चलता है और 1 खूड़ में हमारे जो बीज चलता है। तो इस तरह से आप फर्टिसीड ड्रिल की मदद से डाल सकते हैं। जो बाकी हमारी नाइट्रोजन बचती है उसको 2 बराबर भागों में बांट के, पहला बुआई के लगभग 35 से 40 दिन बाद और दूसरा 55 से 60 दिन बाद आप सीधी बिजाई वाले धान में प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। डॉक्टर दिनेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले भी बताया था कि स्वस्थ नर्सरी बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि फसल का आधार ही यही है। तो नर्सरी स्वस्थ रहे, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें किसान? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये थी खाद और उर्वरकों की। इसके अलावा नर्सरी में हमारे कुछ खरपतवार आ जाते हैं। खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे ब्यूटाक्लोर, सभी किसान भाई समझते हैं इसका नाम, मचेटी कहते हैं पुराने जमाने से। अभी भी ये दवाई काफ़ी कारगर है। इसकी आप 60 मिलीलीटर मात्रा लें, 60 मिलीलीटर 50% में आती है, और इसको 120 लीटर पानी में घोल लें, और जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र मैंने बताया है उसमें छिड़क दें। छिड़काव जब नर्सरी में आप बीज डाल देते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका छिड़काव करना पड़ेगा। ब्यूटाक्लोर के छिड़काव करने से उसमें खरपतवार नहीं आते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप हाथ से भी खरपतवारों को निकाल सकते हैं। कई बार नर्सरी में जो है लोहे की कमी आ जाती है, जो मोटे तौर पे देखी जाती है। किसान भाइयों, अपनी नर्सरी में जाएं, देखें, पहचान करें कहीं आपके पत्ते पीले तो नहीं हो रहे, और ख़ास करके जो उपरालू ज़मीन है जिसमें पानी नहीं रुकता उसमें लोहे की कमी आ जाती है। पहले पत्तियां पीली होती हैं, पीली होने के बाद धीरे धीरे इनका रंग सफ़ेद हो जाता है और भूरा होकर ये सूख भी सकती हैं। तो लोहे की कमी पे आप ध्यान रखें। इसीलिए हमने शुरू में गोबर की खाद बताई है। गोबर की खाद में लोहा अच्छा होता है तो उसमें कमी नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो सबसे बढ़िया और कारगर इलाज यही है कि उसमें आप पानी लगा दें। हर रोज़ 2-3 दिन लगातार आप नर्सरी में पानी लगाएंगे तो जो लोहे की कमी है वो अपने आप उसमें दूर हो जाती है। और कहीं नहीं होती, पानी की थोड़ी कमी है, तो आप फेरस सल्फेट का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। 0.2% फेरस सल्फेट, उससे भी ये कमी
दूर की जा सकती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे दर्शक हैं सतीश जी आजमगढ़ से और ये जानना चाहते हैं कि मांग और पैदावार के मद्देनजर किस मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। तो डॉक्टर चमनदीप जानना चाहेंगे कि किस मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। से जानकारी दी जाए तो जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो इंडिया सबसे ज्यादा अच्छा मिलेट्स है, बाजरा अच्छा ग्रो करता है। और उसके बाद में जो राजस्थान है हमारा जो स्टेट है वो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरा अच्छा ग्रो करता है। तो आप बाजरे की जैसे खेती करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। और क्योंकि बाजरा ज्वार ये दो ही ऐसे सबसे ज्यादा अच्छे मिलेट्स हैं जिनको हम ओवर द ईयर यूज कर सकते हैं और इनसे प्रोडक्ट्स भी ज्यादा अच्छे बनते हैं। वैसे तो जो हम ज्यादातर नवरात्रों में खाते हैं सामक है, सावा है, राजगिरी है, ये भी मिलेट्स ही हैं। बट अगर हम बात करें ज्वार बाजरा, इनके अगर हम स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी, टेस्ट भी अच्छा होता है और सेल्फ लाइफ भी इनकी अच्छी होती है जी। तो इन सब चीजों का ज्यादा किया जाए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और सतीश जी का दूसरा सवाल लेते हैं। सतीश जी जो कि आजमगढ़ से हैं, उनका दूसरा सवाल ये है कि सबसे कम दिनों में तैयार होने वाली धान की किस्मों के नाम बताएं। तो डॉक्टर दिनेश बताएं। देखिए, धान की किस्मों में जो अंतर है हर क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्में होती हैं। कम से कम 5000 से ज़्यादा किस्में हैं धान की हमारे देश में, जिनके नाम और नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आजकल ऐसी किस्में निश्चित तौर पे आ गई हैं जो 100 दिन में पक जाती हैं, 110 दिन में पक जाती हैं। पहले हमारे यहाँ साकेत किस्म उत्तर प्रदेश में चलती थी और भी बहुत सारी किस्में थी। तो इस विशेष जानकारी के लिए आप जो कृषि विश्वविद्यालय है फैजाबाद में, वहाँ पे संपर्क करें और आपको कम अवधि में पकने वाली किस्मों की जानकारी मिल सकती है, या कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये कि जैसे हिमाचल के निचले इलाकों में धान बोई जाती है, तो अगर ओलावृष्टि आती है तो उस धान की फसल को जो रोपाई होने से कैसे बचा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अभी जो मोटे अनाज की खेती की जाती है हिमाचल में, जैसे रागी है, अगर रागी का कुछ बनाना हो तो उसकी जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारी कहाँ से दी जाती है। ठीक, आइए जानते हैं। डॉक्टर दिनेश पहले आप बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा है या बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपका नुकसान होगा ही। उसमें कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो ओले के जो आपके नुकसान को बचा सके। हाँ, इसमें इतना ज़रूर हो सकता है कि भारत सरकार इस तरफ किसान भाइयों बहनों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, और जो फसल बीमा योजना है उसका आप लाभ ले सकते हैं और अपनी फसल का बीमा करके रखें, जिससे अगर इस तरह के नुकसान होते हैं तो आपको सरकार कंपनसेट करेगी, आपका नुकसान जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल। तो राकेश जी, जाना आपने कि अपनी फसल का बीमा आप ज़रूर कराएं, और जब इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें एक राहत की तरह काम आती है ये योजना। बहरहाल आपका जो दूसरा सवाल है उसका भी जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं धान के बुआई रुपाई और सावधानियों के बारे में, साथ ही मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी चर्चा भी यहाँ पर जारी है। इन विषयों से जुड़ी हुई अहम जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। ये सभी डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दर्शक राकेश जी जुड़े थे शिमला हिमाचल प्रदेश से, जो ये भी जानना चाह रहे थे कि रागी की खेती जो किसान कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, अगर उसके प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं तो कहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर चमनदीप, क्या रहेगा आपका जवाब?
डॉक्टर चमनदीप, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैम एक बार फिर से आप कर जी, राकेश जी जानना चाहते हैं कि रागी के प्रसंस्करण से अगर किसान जुड़ना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो फिर उसके लिए प्रशिक्षण वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए रागी जो है वो सबसे पहले तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, ज्वार बाजरा है या रागी के, ज्वार बाजरा के ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। रागी के कुछ जैसे केक्स अच्छे बन सकते हैं पर्टिकुलरली। मठरी उसका ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, अगर हम टोटली स्टार्टअप से रिलेटेड बात करें, वो बहुत जल्दी रबर जैसी और लूज हो जाती है। अच्छा। तो अगर हम सीरियसली प्रशिक्षण, तो वही कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगा आपको सारे प्रोडक्ट्स का। पर अगर हम रागी से रिलेटेड बात करें तो उसके प्रोडक्ट्स बहुत ही सीमित हैं। बिस्किट है और केक है, ये दो ही प्रोडक्ट्स हैं जो इसके सबसे ज्यादा अच्छे बनते हैं। अदरवाइज आटा आप उसका रोटी के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पर चल रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़े विस्तार से और हमें बताएं कि ज्वार बाजरा जैसे हैं जिनका आपने बताया कि शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, तो क्या रेंज है इसके प्रोडक्ट का, कितने तरह के उत्पाद इससे बनाए जा सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे हम ट्रेनिंग्स देते हैं मिलेट बेस्ड, तो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स रूरल बेस्ड ज्यादा होते हैं, क्योंकि तो उसमें विमेंस जो हैं वो मोस्टली जो बाजरे ज्वार के लड्डू हैं या मठरियाँ हैं, केक हैं, उसके बाद में हम मीठा शक्करपारों की बात करें वो है, या नमकीन मठरियाँ हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड है, जो कि बहुत ब्रेकफास्ट में, मतलब हम नाश्ते में ऑफिशियल सिस्टम में कहीं सर्व होते हैं, और वैसे भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। उसके अलावा हम बात करें कि आजकल थोड़ा रेस्टोरेंट बेस्ड चीजें भी आ गई हैं, तो आजकल रेस्टोरेंट भी मिलेट बेस्ड होते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। लाइक बाजरे से रिलेटेड डोसा भी बन जाता है, इडली भी बन जाती है, और जो फास्ट फूड है उसमें बस उनको आटा ही रिप्लेस करना होता है, जो वो करते हैं उसकी जगह बाजरे का यूज कर लिया जाता है, तो उसका टेस्ट वाइज भी वो अच्छा रहता है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो तो इनिशिएट कर ही रही है, लाइक स्कूल्स में भी करती है, अन्नपूर्णा स्कीम है, मिड डे मील्स है, तो इन सब के अंदर भी जो नॉमिनली हम घरों पे यूज कर सकते हैं वो चीज है। बट अगर हम स्टार्टअप और एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करें तो 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो सबकी लाइकिंग्स भी हैं, मफिन्स है, केक्स है, काफी अच्छा, वो न्यूट्रिटिव बेस्ड भी अच्छे हैं, टेस्ट भी अच्छा है, और इकोनॉमिक वाइज भी काफी अच्छा फायदा। जी बिल्कुल, तो कई तरह के उत्पाद बाजार में आने लगे हैं और लोग जो हैं वो इसमें दिलचस्पी भी दिखाने लगे हैं, तो अगर आप इसके प्रसंस्करण से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और धान की खेती के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे, आप कार्यक्रम की शुरुआत से ही आपने बताया है कि उपयुक्त समय का ध्यान रखना किसानों के लिए बेहद ही ज़रूरी है बुआई या रुपाई के लिए। अगर किन्हीं परिस्थितियों में जो किसान है वो सही समय पर रुपाई नहीं कर पाए हैं, पौध की जो उम्र है वो भी बढ़ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में किसानों के पास क्या विकल्प होते हैं? जी बिल्कुल, किसान भाइयों बहनों, आप जानते हो कि अगर सही उम्र पर रोपाई करते हैं तो फसल में ब्यात अच्छा आता है, लेकिन कई बार पौध पुरानी हो जाती है, 35 दिन की हो जाती है, 40 दिन की हो जाती है। हालांकि आपको इंतज़ार नहीं करना है लंबे समय का, जब आपकी फसल की पौध की सही उम्र हो जाए तभी रोपाई करें। लेकिन बरसात लेट आई या और कोई समस्या आ गई और पुरानी पौध लगानी पड़ी आपको आगे चल के, तो उसके लिए 3-4 बातें हैं। जो रोपाई की एक जगह पे पौध होती है वो करीब करीब 2 से 3 पौध लगाई जाती हैं, इसकी जगह पे आपको 5 से 6 पौध लगानी पड़ेगी अगर पछेती रोपाई आप कर रहे हैं और पुरानी पौध है। दूसरा, पौध जो होती है उसके पत्ते काट लें, ऊपर से चोटी काट दें, उसकी हाथ से तोड़ दें पत्ते, साइड के पत्ते तोड़ दें, इससे फसल की स्थापना अच्छे से हो जाती है। नहीं तो गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, पौध सूख जाती है। तीसरा, इसमें रोपाई की दूरी को घटा देना है। सामान्यतः 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं, इसको घटा के आप 15 सेंटीमीटर कर लें। और जो अंतिम बात है वो ये है कि इसमें उर्वरकों की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। 1.25 से 1.5 गुना जो संस्तुत उर्वरक हैं, 1.25 से 1.5 गुना उनकी मात्रा बढ़ा दें। इस तरह से ये 3-4 बातें हैं। अगर पुरानी पौध का आपको इस्तेमाल करना पड़ गया तो इससे भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ब्यात कम आता है, तो ब्यात कम को कंपनसेट करने के लिए हम उसमें पौधे बढ़ा देते हैं और दूरियां भी
कम कर देते हैं। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है भंवर सिंह राजपूत जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि बाजरे की खेती करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है और कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? जी डॉक्टर चमन देव। ये जो इसके अंदर बाजरे की अगर हम बात करें तो काफी सारी पायनर है या और भी काफी अच्छी किस्में हैं जो आप हाइब्रिड वैरायटी है वो आप यूज कर सकते हैं। और आजकल फोर्टिफाइड वैरायटीज आती हैं बाजरे की, बाजार में अवेलेबल है, तो आप फोर्टिफाइड वैरायटीज अगर आप यूज करेंगे तो और ज्यादा आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी होगी। तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो फोर्टिफाइड वैरायटीज बाजरे की बोला जाएगा तो वो डिफरेंट कंपनीज की आपको दे दिया जाएगा। और अगर हम सीड रेट की बात करें 1 हेक्टेयर के अंदर तो लगभग 3 kgs के अप्रोक्स आप उसको यूज कर सकते हैं, और बाकी कम ज्यादा हो तो आप और भी कर सकते हैं, वो आप बुआई किस अकॉर्डिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल शामिल करते हैं। कुमार नटवर सिंह जी ने सवाल भेजा है चेन्नई से। जानना चाहते हैं कि धान की सीधी बुआई के लिए विभिन्न उन्नत किस्में क्या हैं और इनके लिए निर्धारित समय यानी कि महीना कौन सा उचित रहेगा? जी डॉक्टर। जी बिल्कुल, जो चेन्नई की बात है वहाँ पे उस इलाके में जो कोस्टल एरिया है हमारे समंदर के किनारे, धान की 2 से 3 फसलें ली जाती हैं और बुआई का समय भी कोई ऐसा फिक्स नहीं होता क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया है। और फिर भी जैसे जुलाई का समय चल रहा है, जून जुलाई का, तो इस समय पे वहाँ पे सीधी बिजाई की जा सकती है। जहाँ तक किस्मों की बात है तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जो आपके लोकल कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय हो, वहीं से आप किस्मों के बारे में जानकारी लें और अपने जो सीधी बिजाई है धान की आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चमनदीप आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर प्रसंस्करण इकाई कोई किसान शुरू करना चाहता है मोटे अनाज का, तो ऐसे में कितनी लागत उसको आ सकती है और किस तरह का सेटअप उसे तैयार करना पड़ता है शुरुआत में? उसमें 10 लाख तक का हमें लोन दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है 35% पे। तो इसका मतलब ये है कि 6.5 लाख खुद जो स्टार्टअप जो कर रहा है उसको बियर करना है, बाकी का गवर्नमेंट करेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले ओवन आता है, एक लगभग 1.5 लाख का भी आता है, 2 लाख का तक के आते हैं, तो वो परचेज करना होगा। प्लस जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करना है उनको, जो पैकिंग मटेरियल है वो उनको परचेज करना पड़ेगा। तो लमसम वही 10 लाख तक की अगर हम लागत करें तो इसके अंदर काफी अच्छा वो अपना स्टार्टअप कर लेगा। और इसके अंदर रेंटेड भी दिखाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑनर की खुद की जमीन हो या जगह हो। अगर आप रेंटेड के अंदर अपना एंटरप्रेन्योर कर सकते हो तो गवर्नमेंट लोन देने को तैयार है। तो मे बी अगर हम बात करें 10 लाख तक का लोन है तो आराम से 7-8 लाख तक भी बहुत अच्छे से वो अपना सेटअप कर सकता है, बाकी का जो पैसा है वो उसके पास सेव हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है ऋण की, इसका लाभ आप ले सकते हैं और प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर दिनेश, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि धान की खेती जो किसान कर रहे हैं उन्हें पानी की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए? बेहद ही ज़रूरी होता है ये धान की खेती के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम सीधी बिजाई करते हैं उसमें जल की व्यवस्था होती है। एक होता है हमारे रोपाई विधि वाला धान, उसमें जल की व्यवस्था होती है। कुल मिला के ये एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रेनफेड होता है, जहाँ पे वर्षा आधारित जो जल प्रबंधन किया जाता है, वहाँ पे तो आपको ध्यान रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना भरे। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, लो लाइंग है, वहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है, वहाँ पे पानी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार बहुत देर से बरसात आती है और धान हमारा डूबने लगता है, उस पर भी ध्यान देना है। बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे कोशिश करनी होती है, जल निकासी की तरफ ध्यान देना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की कमी आ सकती है और सिंचाई के साधन भी कम है, तो ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई से धान उगाएं। और इसमें जल प्रबंधन के बारे में मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि शुरू में जो वानस्पतिक बढ़वार होती है
उस समय पे आपको खड़ा पानी नहीं रखना है, हल्का हल्का पानी लगाना है ज़रूरत के हिसाब से, और नम रखना है मिट्टी को, सूखने ना दें, मिट्टी में बिवाई ना पड़े। ये सीधी बिजाई वाले धान की बता रहा हूँ मैं आपको। और जब इसमें जन्निक अवस्था शुरू हो जाए, किसान भाई जानते हैं जन्निक अवस्था, वो कहते हैं भाई हमारी फसल गाभे में आना शुरू हो गई, तो गाभे में आने से 15-20 दिन पहले ही जन्निक अवस्था शुरू हो जाती है। वो आप ध्यान दे सकते हैं, और बड़ा आसान है जन्निक अवस्था को समझना। मान लीजिए किसी किस्म की उम्र या जो पकने की अवधि है टोटल 130 दिन है, तो 65 दिन बाद उसमें जन्निक अवस्था शुरू होगी। तो शुरू के जो 65 दिन होंगे वो वानस्पतिक अवस्था के होंगे, यानी जितना उसका ड्यूरेशन हो, जितने समय में पकती हो, उसमें से 65 घटा दो, ठीक, तो वो बाकी समय वो उस उतने लंबे समय तक वानस्पतिक अवस्था में रहेगी। वहाँ पे आपको खड़ा पानी नहीं रखना है। इसके बाद जब आपका जो जन्निक अवस्था आ जाती है, फिर उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर हमेशा पानी रखें, और कटाई करने के और पकने के लगभग 2 सप्ताह पहले उसमें पानी लगाना बंद कर दें। इसी तरीके से जो दूसरा धान है रोपाई वाला, उसमें आपको, ठीक है डॉक्टर दिनेश, माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कॉलर जुड़ गए हैं। इंदर सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ उज्जैन मध्य प्रदेश से है। स्वागत है आपका इंदर जी, पूछिए अपना सवाल। जी इंदर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो इंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल पूछें। इंदर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछे कृपया। चलिए, लग रहा है बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है। और डॉक्टर दिनेश, आप सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में सीधी बिजाई जो है के द्वारा धान की हो सकती है क्या? ठीक है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत प्रगतिशील किसान लग रहे हैं, आपके विचार अच्छे हैं। वहाँ भी सीधी बिजाई हो सकती है, शर्त यही है कि आपके पास जल की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये है कि कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बिना पानी के सीधी बिजाई वाला धान अगर आप उपजाऊ ज़मीनों में कर रहे हैं और जो लो लाइंग एरिया है उनमें करें तो संभव है, आप कर सकते हैं वहाँ पे बुआई, और जो किस्म है उपयुक्त किस्म का आप चुनाव करें और आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। बिल्कुल इंदर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। डॉक्टर चमंदी पे एक सवाल आया है हमारे दर्शक का। उपेंद्र पांडे जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि मोटे अनाज उत्पादन के स्टार्टअप के लिए क्या प्रशिक्षण अनिवार्य है? कहाँ से प्रशिक्षण मिल सकता है? कृपया संस्थान के बारे में पूरी जानकारी दें। जी हाँ, प्रशिक्षण जो है वाकई में अनिवार्य है, क्योंकि एक बार आपको थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली चीजें बनानी आ जाएंगी। क्योंकि प्रशिक्षण के अंदर सिर्फ चीजों को बनाना ही नहीं होता है, उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने हैं,
उसके बारे में बताया जाता है। पैकिंग मटेरियल कैसा यूज करना है आपको, डिफरेंट कॉस्ट का होता है, मशीन्स क्या होती हैं। फिर इसमें आपको मार्केटिंग लिंकेजेस के बारे में भी बताया जाता है। और आप किसी कृषि विज्ञान केंद्र से आप लेंगे और लेने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में आप अगर अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप करते हैं तो वो भी पूरी हेल्प करते हैं आपकी मार्केटिंग में भी और हर तरीके से, हर पॉसिबल में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सिर्फ सम शॉट, वो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर के छोड़ नहीं देते हैं, आपको पूरी हेल्प भी की जाती है। जी, ये चीज है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किसानों की मेहनत पर कई बार पानी फिर जाता है रोग व कीट के आक्रमण के कारण। तो ऐसे में अगर नर्सरी की अवस्था से ही शुरू करें तो नर्सरी की अवस्था में किस तरह के रोग लग सकते हैं और किसानों को सावधान रहना चाहिए? जी बिल्कुल, अब धान का समय चल रहा है, रोग और कीट नर्सरी में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी अपील किसान भाइयों से करना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे देश में इस समय विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। इसमें 29 मई से लेकर 12 जून तक वैज्ञानिक, प्रोफेसर, टीचर, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट सब आपके गांव जा रहे हैं, हर कृषि विज्ञान केंद्र पे जा रहे हैं और बड़ी मेहनत करके जो हमारी तकनीकी ज्ञान प्रयोगशालाओं में बंद है वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी किसान भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप इस अवसर का लाभ लें। 2 दिन बाकी हैं, कल 10, 11, 12 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में भी वैज्ञानिक आपके दरवाजों तक जा रहे हैं। आप उनका सम्मान करें, आप उनसे ज्ञान लें और जितना अधिक से अधिक हो सके इस अभियान में शामिल हों और उनकी बातों को गौर से सुने, अपनाएं, जिससे हमारे देश की खेती का विकास हो और निश्चित तौर पे ये विकास होगा ही। दूसरी तरफ बात कर रहे थे हम नर्सरी की, तो नर्सरी में हमारे धान की कीड़े मकोड़े बीमारी भी आते हैं। कीड़े मकोड़ों में खास करके इस समय तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट आ सकता है। सिर्फ आपको निगरानी करनी है। अगर कीट नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ नहीं करना। अगर आपको भारी मात्रा में, भारी संख्या में कीट दिखाई देते हैं तो उसके लिए बड़ा आसान है, कई तरह के इंसेक्टिसाइड आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास ले सकते हैं, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगभग 60 लीटर घोल बना के 1000 जो वर्ग मीटर क्षेत्र है उसमें उसको छिड़क दें। दूसरी तरफ किसान भाई समझते हैं, खास करके उत्तरी भारत में इस समय बकानी रोग कई बार नर्सरी में आ जाता है। आप ध्यान से देखें, कुछ पौधे आपके ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, बाद में वो सूख भी जाते हैं। अगर आपके 10% से ज़्यादा पौधे नर्सरी में इस तरह के दिखाई दें तो अभी भी समय है, आप अपनी नर्सरी को पलट सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में, उसी खेत में ना लेना, दूर जाके हट के किसी दूसरे खेत में आप नर्सरी लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। अभी अगर आप बीज उपचार करके नर्सरी को बोएंगे ये रोग कम आएगा। फिर भी अगर आ जाता है तो बावस्टीन नाम की दवाई से इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। और आखिरी इस रोग के प्रबंधन की बात यह है कि आप बावस्टीन नाम की दवाई 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के जब आप रोपाई करने जाएंगे तो आधा 1 घंटा पौध को जड़ की तरफ से डुबो के रख दें, फिर आप रोपाई करें तो ये जो बकानी रोग है ये आपके खेत में काम आएगा। जी बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसानों को ज़रूर बरतनी चाहिए। इससे रोग से जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा और इस एक तरह से बचाव ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर चमनदीप, अब आपका रुख करना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे। अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है और जो मोटे अनाज के प्रसंस्करण है उससे जुड़ना चाहता है तो इसके सफलता के लिए उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, अगर प्रसंस्करण मिलेट्स हैं, जो ज्वार बाजरा है, इनसे रिलेटेड अगर वो कार्य करना चाहते हैं किसान, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स तो हैं ही, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। और साथ ही साथ हम तो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग देते हैं, तो कई महिलाएं भी ऐसी हैं जो बाजरे के लड्डू, बिस्किट ये सब बना करके महीने का 25 से 30 हजार रुपया वो बहुत आराम से कमा लेती हैं। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो हमारे किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज को अगर वो बनाते हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस काफी ज्यादा है और मैदा जो है या ऑयली चीजें हैं उसको हर इंसान यही चाहता है अपने ऑफिशियल सिस्टम में भी कि कचौरी है, पकौड़े हैं या समोसा है, इसको कंज्यूम ना किया जाए, उसकी जगह
कुछ और हो, मैदा का प्रोडक्ट नहीं हो। तो आजकल काफी ज्यादा इस चीज पे भी ऑफिशियल सिस्टम में भी उस महिला से काफी लोग ऑर्डर करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट होगा अगर फार्मिंग कम्युनिटी स्पेशली रूरल बेस्ड लोग अगर इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि इसमें अभी पैसा कमाने के बहुत चांसेस। बिल्कुल, तो बिल्कुल माहौल बना हुआ है, लोग अपनी सेहत को लेकर सचेत हो गए हैं और ऐसे में मांग बढ़ चली है इन उत्पादों की, तो इससे जुड़ना किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। डॉक्टर चमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिनेश, हम आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे धान के किसानों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि उन्हें नुकसान कम से कम हो और फायदा ही फायदा हो धान की खेती से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण धान में होता है बुआई का समय, रोपाई का समय। आप जैसे कि समय बार बार हम बता रहे हैं, अगर सीधी बिजाई का धान बोना है तो 20 जून से पहले पहले आप बुआई कर लें, साथ ही साथ बीज का उपचार करें और जो संस्तुत मात्रा में खाद उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें। इसी तरीके से रोपाई का समय आपका जुलाई का पहला पखवाड़ा आएगा, उस समय पे आपको रोपाई की सारी सावधानियां बरतनी है। धान को ज़्यादा पानी चाहिए, आपको अभी से पानी की बचत पर ध्यान देना पड़ेगा, खास करके मेड़बंदी कर लें। बुआई और जो जल प्रबंधन है इस तरीके से करें कि जल आपको कम लगाना पड़े और हमेशा पानी आप मौसम को ध्यान में रख के लगाएं। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही आप जल प्रबंधन धान में करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर दिनेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जानकारियों के लिए। तो विस्तार से आज आप लोगों ने जाना धान की खेती के बारे में और साथ ही मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में बातचीत होगी अगले विषय में औषधीय पौधों की खेती के बारे में और साथ ही कार्यक्रम के दौरान कृषि में उद्यमिता विकास के अवसर पर भी चर्चा की जाएगी। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर ले, ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।